वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है, जैसा फॉल्ट एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में, हम लोगों ने सिमेट्रिकल फॉल्ट या ट्रिपल एल फॉल्ट के बारे में जाना था। ओके, आज हमारा सेकेंड क्लास है, तो हमारा दूसरे टाइप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज योर अनबैलेंस फॉल्ट। कौन सा होता है बेटा? अनबैलेंस फॉल्ट, ठीक है ना, अनबैलेंस फॉल्ट। तो ये मैंने आप लोगों को कल की क्लास में ही बता दिया था कि अनबैलेंस फॉल्ट क्या होता है, कि अगर सिस्टम के एक फेज पे, दो फेज पे अगर फॉल्ट आ जाए तो आपका फॉल्ट अनबैलेंस फॉल्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलोगे कि इफ द फॉल्ट डेफिनेशन क्या बोलोगे? इफ द फॉल्ट इज अकर, इफ द फॉल्ट इज occur at one or two phases out of three phase, that fault is called unbalanced fault। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में अगर एक या दो फेज के ऊपर फॉल्ट आ जाए, जैसे आपका एक वायर टूट के जमीन पे गिर गया, दो वायर शॉर्ट सर्किट हो गए, ठीक है ना, तो इस तरह के जो फॉल्ट होंगे वो फॉल्ट आपके अनबैलेंस फॉल्ट कहलाएंगे। कितने तरह के होते हैं? तो ये तीन तरह के होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है आपका SLG फॉल्ट, नाम से ही क्लियर है। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है ना। लिख लो पहले थोड़ा सा, फिर चीजें समझेंगे पूरी की पूरी। ओके, सेकंड फॉल्ट जो होता है वो होता है LL फॉल्ट, दैट इज कॉल्ड लाइन टू लाइन, मतलब अगर दो लाइन एक दूसरे से क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो लाइन टू लाइन फॉल्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट वन जो होता है दैट इज योर LLG फॉल्ट। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे लाइन टू ग्राउंड। अगर दो लाइनें एक दूसरे से टच होके कहां टच हो जाए? जमीन पे टच हो जाए, तो दैट फॉल्ट इज कॉल्ड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो तीन तरह के फॉल्ट हो सकते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट, वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट तीन तरह के हो सकते हैं। SLG हो सकता है, LL हो सकता है और LLG फॉल्ट हो सकता है। तीन तरह के फॉल्ट सिस्टम में पाए जा सकते हैं। अब पहले इन फॉल्ट्स को समझने से पहले कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फिर एक एक फॉल्ट के ऊपर हम जाएंगे, इनको ब्रीफली तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ओके, समझना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉल्ट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉल्ट है आपका SLG फॉल्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकतर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो अच्छे से समझेंगे, सारे फॉल्ट्स को समझेंगे। ओके, अब देखो जरा शांति से समझिए, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। देखो भाई, अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक सिस्टम पे, एक फेज पे मेरा फॉल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मतलब तीनों फेजों पे फॉल्ट नहीं है, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस सिस्टम है। अब कैसा सिस्टम है समझते हैं। देखो भाई, बैलेंस सिस्टम होता है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे यहां पे आप लोगों ने एक फेज बना दिया, मान लो I ऑफ R या I ऑफ A फेज यहां पे हो गया, तो B फेज यहां पे है ना, तो C फेज आपका यहां होता है। तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है, एंगल 120 का है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं बैलेंस सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस सिस्टम। अब चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैंने एक वर्ड बोला था प्रीवियस क्लास में, मैंने बोला था वन लाइन डायग्राम। मैंने यह बोला था कि अगर सिस्टम बैलेंस हो तो तीनों फेज की अलग अलग कैलकुलेशन करने की बजाय अगर मैं उसके एक फेज की कैलकुलेशन कर लूं तो मेरा काम बन जाता है। तो मतलब सिस्टम अगर आपका बैलेंस सिस्टम है तो ये कब होता है? ये एक तो आपका नॉर्मल केस में होता है। कौन कौन सी कंडीशन में होता है? एक तो होता है ये आपका विदाउट फॉल्ट, जब सिस्टम पे कोई फॉल्ट ना हो, ठीक है, या ये केस कब रहता है? जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ जाए या ट्रिपल एल फॉल्ट आ जाए। तो दोनों केस में सिस्टम बैलेंस कंडीशन में पाया जाता है। तो अगर सिस्टम पे फॉल्ट आ गया, मुझे कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन किस चीज की करनी है? फॉल्ट करंट की, कि भाई कितनी करंट जा रही है, भाई प्रोटेक्ट करनी है ना डिवाइस को।
तो करंट को तो मेजर करना पड़ेगा, सही बात है। तो अगर मुझे फॉल्ट करंट को मेजर करना पड़ जाए तो इसके लिए जो मेथड यूज में लिया जाता है, ठीक है ना, वो मेथड के बारे में मैंने आपको कल बताया था, दैट इज कॉल्ड योर सिंगल लाइन डायग्राम। क्लियर है? एक लाइन को कैलकुलेट करूंगा, मेरा काम बन जाएगा, बिकॉज सिस्टम इज बैलेंस सिस्टम। अब सोचो बेटा, अगर सिस्टम बैलेंस ना रहे तो सिस्टम कैसा भी हो सकता है। आई ऑफ ए मान लो इधर हो गया, आई ऑफ बी इधर हो गया, आई ऑफ सी इधर हो गया, क्या ये सिस्टम बैलेंस है? क्या इनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है? क्या ये सिस्टम बैलेंस है? क्या नेट फोर्स यहां पे जीरो है? क्या नहीं है। तो अगर मान लो मैंने बोल दिया कि सिस्टम कुछ ऐसा हो गया, सपोज दैट कुछ भी हो गया है ना, अंट आप कुछ भी बनाओ, 2 फेज मत बनाओ, 3 फेज मत बनाओ, 2 ही बना दो कि ये और ये है, ये करंट जीरो हो गई, सपोज दैट कुछ भी बना दो, क्या ये सिस्टम बैलेंस है? क्या नहीं, ये सिस्टम है अनबैलेंस। अब देखो बेटा, अगर मेरे पास सिस्टम अनबैलेंस हुआ तो अनबैलेंस कई तरीके से हो सकता है। सिंगल लाइन टू ग्राउंड हो सकता है, लाइन टू लाइन हो सकता है, लाइन टू ग्राउंड हो सकता है। 3 तरह के फॉल्ट है। अब अगर मान लो मुझे फॉल्ट करंट निकालनी है, जैसे सपोज दैट मुझे सिंगल लाइन टू ग्राउंड की निकालनी है, ठीक है ना, तो फॉल्ट कोई से भी फेज पे आ सकता है। ये टूट के गिर सकता है, ये गिर सकता है, ये गिर सकता है, कोई सा भी गिर सकता है। समझ में आया? लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे ये पता लग रहा है सर सिस्टम तो अनबैलेंस हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि अब मैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करूं? तो मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि मान लो ये तार टूट के जमीन पे गिर गया, मैं इस फेज की कैलकुलेशन कर लूं, फिर मैं इस फेज की कैलकुलेशन कर लूं, फिर मैं इस फेज की कैलकुलेशन कर लूं, तीनों की अलग अलग कैलकुलेशन करूं। सही बात है। या मान लो 2 वायर एक दूसरे से टच हो गए, तो इस फेज की भी करनी पड़ेगी, इसकी भी करनी पड़ेगी, इसकी भी करनी पड़ेगी। मान लो 2 वायर एक दूसरे से टच हो गए, जमीन पे गिर गए, इसकी, मतलब हर एक फॉल्ट के लिए अगर मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, तो 3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों की कैलकुलेशन कैसी होगी वो भी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पता नहीं फॉल्ट कैसा आया हुआ है, कैसे करंट जारी है, कितना इंपीडेंस है, तीनों का बिहेवियर किस तरीके से अलग हुआ है, मुझे नहीं पता। तो सिस्टम जब अनबैलेंस हो जाता है तो इसकी कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इसकी कैलकुलेशन करें तो करें कैसे, ठीक है ना। तो इस अनबैलेंस सिस्टम की कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। सिंपल क्या होती है? बैलेंस होती है। तो हम कुछ ऐसा यूज में लेते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं कि क्यों ना यार इस अनबैलेंस सिस्टम को हम कैसा बना दे? बैलेंस बना दे। कैसा बना दे बेटा? इस अनबैलेंस सिस्टम को हम कैसा बना दे? बैलेंस बना दे। तो हम क्या करते हैं, इस अनबैलेंस सिस्टम को एक बैलेंस सिस्टम में क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। यह बैलेंस सिस्टम 3 तरह के सिस्टम बनाता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, नेगेटिव एंड जीरो फेज सीक्वेंस। अब समझिए, सबसे पहली बात तो यह है, ठीक है, ये एक क्या है? ये एक मैथमेटिकल टूल है। मैथमेटिक्स की बात कब आ जाती है? जब हम कोई कैलकुलेशन करने के लिए कोई फंडा लगाते हैं तो उसको बोला जाता है मैथमेटिकल टूल। मतलब एक अनबैलेंस सिस्टम को मैं क्या कर रहा हूं? बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक अनबैलेंस सिस्टम को, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये एक जैसा है, तो एक अनबैलेंस सिस्टम को बैलेंस बिहेवियर में कि इसमें कितना पोर्शन बैलेंस है, ये पोर्शन बैलेंस है, ये बैलेंस है, कितना पोर्शन अनबैलेंस है, ये अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस को मैंने बाहर निकाल दिया, बैलेंस को मैंने अपने पास रख लिया, ठीक है ना। तो कितना बैलेंस है, कितना अनबैलेंस है, उसको मैंने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। मतलब ऐसा हो गया कि दूध में पानी मिला हुआ था, आपने एक ऐसी मशीन बनाई जो दूध को अलग कर दे और पानी को अलग कर दे, क्योंकि पहले तो आप दूध में पानी मिलाओगे वो मिक्सअप हो जाएगा, नहीं दिखेगा कि अब दूध क्या रहा है, पानी क्या रहा है। और आपने ऐसी मशीन बना दी जो दूध को अलग कर दे, पानी को अलग कर दे, तो भाई कमाल हो गया ना। फिर तो सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। फिर तो आप देख लोगे कि इस दूध में कितना पानी था, पता चल जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल। तो मैंने क्या किया? एक टूल यूज किया जो एक अनबैलेंस सिस्टम को बैलेंस बिहेवियर में दिखाने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। तो मैंने जो टूल बोला, तो हम इसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल। अब मैथमेटिकल क्यों बोला? बिकॉज सर कैलकुलेशन के लिए यूज में लेना है ना, तो कैलकुलेशन तो मैथमेटिक्स में ही होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल मैथमेटिकल टूल। अब मैंने टूल कैसा बनाया? सोचो, मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास 3 फेज है, ए फेज, बी फेज, सी फेज, 3 फेज है, तो 3 फेजों को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। कितने सिस्टम बनाए? 1 2 3, मतलब 3 फेज को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है, और हर एक पोर्शन के पास में 3 फेज है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3।
सही बात है। तो ये मैथमेटिकल टूल पता है क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर कोई अनबैलेंस सिस्टम है और उस अनबैलेंस सिस्टम के पास में मान लो 3 फेज है, तो मैं उसे ब्रेक डाउन कर सकता हूं विद इन 3 सिस्टम, 1 2 3, एंड ईच सिस्टम हैविंग 3 फेज, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यही बोल रहा है ना मैथमेटिकल टूल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे, हम बोलेंगे कि इफ ए अनबैलेंस सिस्टम, इफ ए अनबैलेंस सिस्टम हैविंग n number of phases, जनरलाइज लिख देता हूं मैं, having n number of phases, then we can divide it within n systems that having n number of same kind of phases। अब सेम काइंड ऑफ फेजेज मैंने क्यों बोला, क्योंकि जैसा बिहेवियर इस फेज का है, जितना मैग्नीट्यूड है जैसे है, वैसा ही बिहेवियर इस फेज का है, वैसा ही बिहेवियर इस फेज का है, बैलेंस है। जैसा मैंने इसका है वैसा ही मैं इसका है, वैसा ही मैंने इसका है। मैंने सेम बिहेवियर इसलिए बोला है, बैलेंस इसलिए नहीं बोला, क्योंकि अगर बैलेंस बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो बैलेंस है, ये बैलेंस है, पर ये तो अनबैलेंस है ना, ये तो बैलेंस नहीं है। तो आप सारे फेजेस को बैलेंस तो नहीं बोल सकते हो। मतलब ये एक्चुअली कर क्या रहा है, ये एक अनबैलेंस सिस्टम को अलग अलग कर रहा है। इसने बैलेंस सिस्टम अलग निकाल दिए, अनबैलेंस पोर्शन अलग निकाल दिया है। समझ में आई कहानी। तो ऐसा एक मैथमेटिकल टूल हम यूज में लेते हैं। इसको यहां पे करंट है आई ऑफ ए, ये है आपका आई ऑफ बी, ये है आपका आई ऑफ सी, दैट इज योर आई ऑफ ए, दैट इज योर आई ऑफ बी, दैट इज योर आई ऑफ सी। ये आई ऑफ ए है, ये आई ऑफ बी है, ये आई ऑफ सी है। दिस इज कॉल्ड योर पॉजिटिव सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड योर नेगेटिव सीक्वेंस, एंड दिस इज कॉल्ड योर जीरो सीक्वेंस। ठीक है ना। ओके ये कहानी शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है। कब बताई है? ये मैंने बताई है आपको प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर, जनरेटर। जब जनरेटर का प्रोटेक्शन किया था तो मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव जीरो के बारे में बताया था। क्लियर है? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देखिए आपको कितना याद है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत खास बात है, तो इसकी जरा बात करते हैं। इसको मैं हटा दूं, पूरा नोट कर चुके हो आप, हटा देता हूं। अब जरा चेक करते हैं। सर सिस्टम तो आएगा अनबैलेंस, ये तो समझ में आ गया। कैलकुलेशन करने के लिए लगाऊंगा मैथमेटिकल टूल, बिल्कुल सही बात है। 3 में करूंगा ब्रेकआउट, ये भी परफेक्ट है। पॉजिटिव बनाऊंगा, नेगेटिव बनाऊंगा, और कैसा बनाऊंगा? जीरो सीक्वेंस बनाऊंगा। ठीक है ना। अब एक एक को थोड़ा सा डिटेल में एक बार और थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं। समझो बेटा, एक मैंने बनाया कौन सा सीक्वेंस बेटा? पॉजिटिव सीक्वेंस। चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखोगे तो मजा आएगा, ध्यान में नहीं रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पॉजिटिव, दैट इज योर नेगेटिव। बोथ आर द बैलेंस सिस्टम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड दैट्स माई जीरो सीक्वेंस। थोड़ा इधर बना लो। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ये हो गया आपका फेज ए, आई ऑफ ए, ये हो गया फेज बी, ये हो गया फेज सी। फर्स्ट एंड खास बात इसकी क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फेजेज इज इक्वल्स आई ऑफ ए इक्वल्स टू आई ऑफ बी इक्वल्स टू आई ऑफ सी। परफेक्ट है, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर मैंने सम किया, मैंने बोला आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी, तो तीनों का कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा, बिकॉज एंगल कितना है? 120 120 120 डिग्री का बीच में क्या है? एंगल है। अगर तीनों फेज का सम जीरो मिल रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है? बैलेंस है। कैसा है बेटा? बैलेंस। मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस, इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सीक्वेंस बोलते हैं। नाम क्यों दिया गया वो भी बता दूंगा मैं। तो सिस्टम कैसा दिख रहा है? बैलेंस दिख रहा है। सेम कंडीशन अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पे ये है आपका आई ऑफ ए, ये होता है आई ऑफ सी, ये होता है आई ऑफ बी। इट मींस यहां पे भी आपका इट्स कॉल्ड नेगेटिव फेज सीक्वेंस। पहली चीज तो ठीक है ना, नेगेटिव फेज सीक्वेंस। सेकेंड थिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फेजेज इज ऑल्सो सेम, आई ऑफ बी इक्वल्स टू आई ऑफ सी। तीनों का मैग्नीट्यूड यहां भी कैसा है? बराबर है।
ओके, अनदर वन थिंग, अगर मैंने तीनों का क्या किया, सम किया, तो यहां भी मुझे कितना मिल रहा है, 0, बिकॉज मैग्नीट्यूड बराबर है, एंगल 120 120 का है तीनों के बीच में, तो यहां भी 0 मिल रहा है। मतलब ये भी सिस्टम आपका कैसा है बेटा, बैलेंस सिस्टम। कैसा है, बैलेंस है। ऐसे लिखना, उसके नीचे पूरी कहानी लिखना। अगली बात करता हूं मैं किसकी, जीरो फेज सीक्वेंस की, ठीक है ना, जीरो फेज सीक्वेंस की। दैट इज योर आई ऑफ ए, दैट्स योर आई ऑफ बी, दैट्स योर आई ऑफ सी। तीनों का मैग्नीट्यूड स्टिल क्या है, सेम है, परफेक्ट। तो पहली लाइन तो क्लियर है कि सर तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तीनों एक ही डायरेक्शन में। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि कोई पिंड है, इस पिंड के ऊपर मैंने यहां पे एक फोर्स लगाया F1, दूसरा यहां लगा दिया मैंने कितना, F2, तीसरा मैंने यहां लगा दिया कितना, F3। तो अगर मैं बोलूंगा कि नेट फोर्स कितना है, तो आप यही बोलोगे ना कि सर F1 प्लस F2 प्लस F3 है, क्योंकि तीनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। क्या नेट फोर्स 0 है क्या यहां पे, नहीं है। समझ में आया। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैंने बोला I ऑफ A प्लस I ऑफ B प्लस I ऑफ C, अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो सर तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। मान लो ये मैग्नीट्यूड बराबर है I ऑफ M के बराबर, तो तीनों को जोड़ूंगा तो मैं लिख दूंगा सर 3 टाइम्स ऑफ I ऑफ M हो जाएगा, 3 गुना, क्योंकि तीनों एक ही डायरेक्शन में है। क्या यहां पे नेट फोर्स आपको 0 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अगर 0 नहीं दिख रहा है तो ये सिस्टम कैसा हो गया, अनबैलेंस सिस्टम हो गया। समझ में आई बात। अब देखो एक बात आप ध्यान से समझना, आप पॉजिटिव नेगेटिव 0 पे मत जाओ। एक बात आप समझना, जब हमारे सिस्टम में जैसे हमारा जनरेटर होता है, उसके पास ऐसे फेज होते हैं तीनों, ए बी सी होते हैं ना, यहां पे होता है न्यूट्रल, होता है कि नहीं होता है, सोचो यहां पे क्या होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल करंट क्या होती है, न्यूट्रल करंट इक्वल टू सम ऑफ दीज फेजेस आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी, यही होती है ना न्यूट्रल करंट। सही बात है। तो न्यूट्रल करंट तीनों फेजेज की करंट का क्या होता है, सम होता है, यही होता है। अगर मैं इस सीक्वेंस के लिए बात करूं कि न्यूट्रल करंट कितनी है, तो आप बोलोगे सर तीनों का सीक्वेंस तो 0 है, सिस्टम है कैसा, बैलेंस है, तो यहां पे आपकी न्यूट्रल करंट कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ध्यान से समझना, पॉजिटिव सीक्वेंस के केस में न्यूट्रल में कोई करंट नहीं जाती है, करेक्ट। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो यहां भी तीनों 0 है, इट मींस न्यूट्रल करंट इज ऑल्सो 0 फॉर नेगेटिव फेज सीक्वेंस। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं तो क्या यहां तीनों का सम 0 है क्या, नहीं है। तो पूरी की पूरी करंट बेटा न्यूट्रल करंट होगी ना, आई ऑफ एन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आई ऑफ एम, हुआ कि नहीं हुआ, सही बात है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट लाइन आपके माइंड में कंसीडर हो जानी चाहिए कि न्यूट्रल का जो भी बिहेवियर है, जैसे मैं न्यूट्रल पे इंपेडेंस वगैरह लगा देता हूं, सही बात है, तो न्यूट्रल का जो भी बिहेवियर है वो सिर्फ एक इंसान के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड दैट इज योर जीरो सीक्वेंस बिहेवियर। क्योंकि पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है उसका, नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, अनबैलेंस सिर्फ ये है। समझ में आगे खास बात। तो न्यूट्रल जो रहेगा वो किससे अफेक्टेड रहेगा, ओनली एंड ओनली जीरो फेज सीक्वेंस से। कहानी क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और चीजें समझते हैं, देखो जरा ध्यान से। जब सिस्टम में फॉल्ट नहीं होता है, जब सिस्टम में फॉल्ट नहीं होता है, नॉर्मल है, जनरेटर चल रहा है, वर्क कर रहा है, तो बताओ इन तीनों फेजेज में से कौन सा फेज होता है, किस तरह का उसका डायग्राम होता है। जनरेटर का बिहेवियर ऐसा होता है, ए फेज यहां है तो बी यहां होता है, सी यहां होता है, ए से लैग करता है बी, बी से लैग करता है सी। ऐसा ही बिहेवियर होता है कि नहीं होता है, सही बात है। जब जनरेटर का बिहेवियर ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो जनरेटर एक वोल्टेज को डेवलप करता है और उस वोल्टेज की वजह से ट्रांसमिशन लाइन में करंट का फ्लो होता है। यही होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। यही सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस से क्या डेवलप किया जाता है, वोल्टेज डेवलप किया जाता है। समझ में आ गया, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे पॉजिटिव सीक्वेंस में क्या लिखोगे है, तो इसमें बोलोगे कि ईएमएफ का क्या होता है, जनरेशन होता है। समझ में आ गया। तो आपका जो जनरेटर है वो वोल्टेज कब जनरेट करेगा, वो ओनली एंड ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस के केस में ईएमएफ जनरेट करेगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में उसका सीक्वेंस यही वाला होता है। क्या ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। क्या ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो क्या यहां पे ईएमएफ डेवलप करेगा क्या, नहीं करेगा। तो नो ईएमएफ,
किसके लिए? जनरेटर के लिए। इसमें करेगा क्या? नहीं करेगा। नो ईएमएफ किसके लिए? जनरेटर के लिए। समझ में आई खास बात? देखिए ध्यान से समझना, इस केस में करेगा, इसमें नहीं करेगा, इसमें भी नहीं करेगा। जनरेटर के वजह से ही इनके नाम पड़े हुए हैं बेटा। देखो जनरेटर ऐसा होता है एक्चुअली सेम, तो सेम सीक्वेंस को बोल दिया पॉजिटिव। अब देखो जनरेटर में जब 3 फेज की वाइंडिंग की जाती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था शायद कि ऐसा ये जनरेटर है, ये फेज मान लो ए फेज की वाइंडिंग है, ये मान लो यहां पे बी फेज की वाइंडिंग है, और ये मान लो यहां पे सी फेज की वाइंडिंग है। तो इसमें जो रोटेशन होता है, किसका रोटेशन होता है? रोटर का रोटेशन होता है, ईएमएफ का रोटेशन होता है। वो कैसे होता है? तो वो हमेशा लीडिंग फेज से लैगिंग फेज की तरफ होता है। तो समझना जनरेटर का क्या होता है? रोटेशन। किसकी बात करूं मैं? रोटेशन की। ठीक है, तो कैसे होगा? लीडिंग टू लैगिंग। क्लियर है कि नहीं है? हमेशा लीडिंग से लैगिंग की तरफ होता है। अब देखो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में ये इससे लैग कर रहा है, ये मतलब यहां से जाएगा यू, बी से लैग करता है सी, यहां से जाएगा यू, और सी से लैग करता है ए, मतलब यहां से जाएगा यू। तो आपका जनरेटर यू घूमेगा, आपके जनरेटर का रोटर ऐसे घूमेगा। कौन सी डायरेक्शन है ये? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? घड़ी ऐसे ही घूमती है, बिल्कुल सही बात है, तो क्लॉकवाइज है। तो इसके अगर मैं किसकी बात करूं? रोटेशन की, तो इसमें रोटेशन कैसा होता है? क्लॉकवाइज। क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं यहां देखूंगा तो ए फेज से लैग करता है बी फेज, बी से लैग करता है सी, और सी के बाद में आता है ए, तो रोटेशन हो गया यू। हो गया बेटा। कैसा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पे रोटेशन कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पे ए फेज बी फेज से अरे डिफरेंस ही नहीं है, तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में है। यहां पे फेज डिफरेंस कितना है? 0 है भाई। अगर आप यहां पे अगर आप बात करो किसकी? फेज डिफरेंस की, तो फेज डिफरेंस यहां पे कितना है? 0 है। यहां कितना है? 120 डिग्री, और यहां पे कितना है? 120 डिग्री। इसमें और इसमें 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है फेजेज के बीच में, यहां बिल्कुल नहीं है, फेज डिफरेंस 0 है, परफेक्ट है। तो क्या ये रोटेशन दिखाएगा? जनरेटर में रोटेट करने के लिए फेज डिफरेंस का होना कंपलसरी है, सिस्टम का बैलेंस होना कंपलसरी है। क्या ये फेज डिफरेंस है क्या? यहां पे नहीं है। तो अगर मैं बात करूं किसकी बेटा? रोटेशन की, तो क्या ये दिखाएगा क्या? ये बोलेगा नो रोटेशन। क्लियर है कि नहीं है? ये रोटेशन नहीं दिखाएगा, बिकॉज सर फेज डिफरेंस ही नहीं है, तो रोटेशन दिखाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या दिखा पाएगा क्या कभी? देखो जरा, नहीं दिखा पाएगा। तो ये कहानियां, ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स क्या आप लोगों को समझ में आए हैं या नहीं आए हैं? जरा मुझे बताना, ये कहानियां क्लियर हुई है या नहीं हुई है? बिल्कुल फैक्ट है। पॉजिटिव सीक्वेंस समझ में आ गया क्या होता है, नेगेटिव समझ में आ गया क्या होता है, जीरो समझ में आ गया क्या हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आई परफेक्ट तरीके से। इनका नाम क्यों देते हैं वो समझ में आया। नाम भी इसीलिए देते हैं, ये ऐसे अगर घूम रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये जस्ट अपोजिट घूमता है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। ये बिल्कुल नहीं घूमता है, तो इसको बोलते हैं जीरो। मतलब इसमें रोटेशन नहीं है तो जीरो, ये अपोजिट है तो नेगेटिव, ये सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव। समझ में आ गई कहानी या नहीं आई है? क्लियर है पूरा? ओके, चलो और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर के बारे में बात करता हूं। ये नीचे वाले हटा दूं सारे? ओके, तीनों के बारे में पता चल गया आपको? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाना, साथ के साथ में सारी चीजें नोट डाउन करना। अब देखो, क्या आप लोगों ने कभी सिंक्रोनस मोटर या जनरेटर का तो नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है? इंडक्शन मोटर का पढ़ा है कभी? टॉर्क स्पीड कर्व पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में मशीन कोई सी भी हो, सिंक्रोनस हो, इंडक्शन हो, डीसी हो, उसका जो इंटरनल बिहेवियर होता है ना, सबका सेम ही होता है। आप लोगों ने पूरी मशीन पढ़ी होगी तो इतना तो समझ में आया ही होगा कि इंटरनल बिहेवियर सबका एक जैसा ही होता है, वही एसी पे काम करते हैं सबके सब। सही बात है। आपने मोटर का कभी डायग्राम देखा? ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना, टॉर्क स्पीड कर्व कभी देखा होगा? तो आप लोगों ने कुछ ऐसा नहीं देखा कि वो यहां से ऐसे मूव करता है, सपोज दैट यहां से यूं कुछ जाता है और ऐसा वाला डायग्राम बनाया होगा आप लोगों ने, ये यहां से यूं। बताओ बनाया है कि नहीं बनाया? ऐसा डायग्राम बनाया आप लोगों ने कभी? बनाया ना? ये स्लिप लेते हो, यहां पे स्लिप जीरो मानते हो, यहां पे स्पीड होती है आपकी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर।
यहां पे स्पीड होती है आपकी 0, ये सिंक्रोनस और 0 के बराबर है। तो अगर मान लो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, मैं बोल रहा हूं कि मान लो मशीन आपकी यूं घूम रही है, इस डायरेक्शन को आप बोल रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन, ऐसे रोटेट कर रहा है रोटर, तो मान लो एक सिंक्रोनस मशीन है जो यहां रोटेट कर रही है, तो अगर ns यहां है तो माइनस ns कहां होगा, जरा मुझे ये बताओ। आप बोलोगे सर ये ना एक यूं जाता रहता है, यूं जाता है ये, तो माइनस ns कहीं यहां होगा। तो इस वाले सीक्वेंस को आप क्या बोलते हो, ऑपरेटिंग। इस वाले पोर्शन को आप क्या बोलते हो, ऑपरेटिंग जोन। ठीक है, अब आप ये मत करने लग जाना सर ns से ज्यादा हो जाएगा तो ये जनरेटर बन जाता है, मैं तो इंडक्शन मशीन की, मैं सिंक्रोनस को समझाने की कोशिश कर रहा हूं इंडक्शन के डायग्राम से, ठीक है ना। अब तो आप मतलब आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखो यहां से आप इधर जाते हो ना तो आपके रोटेशन की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन को आप बोलते हो ब्रेकिंग, मतलब ये ब्रेकिंग सिस्टम का काम करता है। भाई यूं जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अचानक से यूं हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब ये रोटर को इधर नहीं घूमने देगा, इधर घुमाने की कोशिश करेगा। एक्चुअल में तो रोटर इधर घूम रहा था, अब ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, तो स्पीड को कम करेगा ना बेटा। तो ये ब्रेकिंग का बिहेवियर होता है। किसका बिहेवियर होता है, ब्रेकिंग का बिहेवियर होता है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ब्रेकिंग मेथड में, प्लगिंग। पढ़ा है क्या आप लोगों ने कभी? एक वर्ड पढ़ा है प्लगिंग। क्या आप वहां पे जानते हो कि सिंक्रोनस वो इंडक्शन मशीन जो होती है उसको रोकने के लिए जब हम ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं तो वहां पे एक फंडा पढ़ते हैं हम कि एनी टू फेजेस आर इंटरचेंज। जैसे मान लो ये ए बी सी है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? ए फेज तो सेम ही है, बी और सी इंटरचेंज हो गए, बी की जगह सी आ गया, सी की जगह बी आ गया, तो पॉजिटिव सीक्वेंस से क्या बन गया है, नेगेटिव। देखो डायरेक्शन ये अपोजिट हो गई है, पहले यूं घूम रहा था, अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है घुमाने के लिए, तो इसको बोलते हैं ब्रेकिंग। तो ये एक्चुअली ब्रेकिंग का प्लगिंग वाला मेथड है, ऐसा समझ लो कि प्लगिंग में भी आप पॉजिटिव सीक्वेंस को डायरेक्ट क्या बना देते हो, नेगेटिव बना देते हो। क्या कभी आप लोगों ने प्लगिंग के बारे में पढ़ा है? पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि जब प्लगिंग बनाते हैं तो एकदम से पहले वो घूम रहा था इधर ns स्पीड से, मान लो 1500 की स्पीड से घूम रहा था, सिंक्रोनस स्पीड इतनी थी, अब उसके ऊपर फोर्स लग गया एकदम से इस डायरेक्शन में, वो बोल रहा है भाई इधर घूमना है, और कितने से घूमना है, 1500 से घूमना है ना। तो जो रोटेशनल में जो डिफरेंस आता है ना वो 3000 का आ जाता है, ठीक है। रिलेटिव मोशन बहुत ज्यादा हाई होता है, तो जबरदस्त वोल्टेज डेवलप होता है। वाइंडिंग में करंट, भाई अपोजिशन कौन दिखाता है, टॉर्क कौन दिखाता है, टॉर्क दिखाता है करंट, तो जबरदस्त तरीके से करंट का क्या होता है, फ्लो होता है, बिकॉज डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है ना भाई। एफ इक्वल्स टू बी आई एल ए पढ़ा होगा ना, बी आई एन ए पढ़ा होगा, सही है। तो सर करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, फोर्स जबरदस्त लगाना है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि रिलेटिव मोशन बहुत ज्यादा है, सही बात है। तो रिलेटिव मोशन अगर बहुत ज्यादा होता है तो करंट बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा लगना होता है। तो वाइंडिंग में करंट जो होती है ना वो इतनी ज्यादा होती है कि वो हीट डेवलप करती है बहुत जबरदस्त तरीके से, समझ में आ गया? हीट डेवलप करती है बहुत जबरदस्त तरीके से, और उस हीट की वजह से ही आपकी वाइंडिंग्स जो होती है उसके जलने का क्या होता है, खतरा होता है। वाइंडिंग्स के जलने का क्या होता है, खतरा होता है, समझ में आ गया? इसलिए अगर मैं इन सीक्वेंसेज की बात करूं, अब आप समझिए चीजों को, अगर मैं इन सीक्वेंसेज की बात करूं तो इन सीक्वेंस में सबसे खतरनाक जो होता है वो कौन होता है, ये समझना आपको जरूरी है। देखो ये तो बैलेंस है, तो ये तो ईएमएफ जनरेट करता है, जब सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं आता है तो भी बिहेवियर ऐसा ही होता है, बाद में बिहेवियर ऐसा है, तो ये तो ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये है इस करंट को रास्ता प्रोवाइड हो रखा है, कहां से, न्यूट्रल में होते हुए। आपने देखा था ना, ये न्यूट्रल में होते हुए करंट फ्लो कराता है, अभी बताया था मैंने। तो ये करंट आएगी, अनबैलेंस करंट है, आपने ग्राउंड कर रखा है सर्किट को, तो वो पूरी की पूरी कहां चले जाएगी, न्यूट्रल में चले जाएगी। तो ये भी परेशान नहीं करता है, ये भी परेशान नहीं करता है। सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो कौन करता है, नेगेटिव सीक्वेंस रिले, नेगेटिव सीक्वेंस करंट। क्यों? बिकॉज सर ये आपका ब्रेकिंग के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। और भी इसकी खतरनाक चीज अगर आपको समझनी हो तो आप प्लगिंग को देखना, प्लगिंग मेथड ऑफ द इंडक्शन मोटर, वहां पे आपको मिलेगा। सही बात है कि नेगेटिव सीक्वेंस करंट कितना जबरदस्त काम करती है। तो ये बहुत ज्यादा तरीके से क्या करती है, हीट को डेवलप करती है। तो इस हीट की वजह से, इस करंट के हीट की वजह से वाइंडिंग्स का जलना, ऐसे लगता है कि यार अब तो जली जाएगी, सही बात है। तो इसलिए मैंने आपको जनरेटर के प्रोटेक्शन में एक अलग से रिले बताया था
दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सीक्वेंस रिले। बताया था कि नहीं बताया था? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन सी परेशान करेगी, कौन सी परेशान नहीं करेगी, कौन सी की वजह से क्या हो रहा है। सही है? तो इसको तो रास्ता मिल रहा है, कौन सा? ये तो न्यूट्रल करंट है, ठीक है ना? तो ये तो न्यूट्रल करंट के थ्रू होते हुए कहां चले जाएगी? ग्राउंड में चले जाएगी। तो ये तो सिस्टम को परेशान नहीं करेगा। ये आपका जो है वो तो सिक्वेंशियल करंट है, ये तो सिक्वेंशियल है, जनरेटर में होता ही है। तो ये तो एक ही काम करेगा, क्या काम करेगा? ईएमएफ को डेवलप करने का। जो परेशान करता है सबसे ज्यादा वो कौन करता है? ये करता है नेगेटिव फेज सीक्वेंस। समझ में आई बात? देखो फॉल्ट तो तीनों ही है, फॉल्ट तो तीनों की वजह से जाएगा, लेकिन इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे रिले वगैरह से। इसके लिए हमें अलग से लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? रीजन आपको समझ में आ गया होगा। प्लगिंग है यहाँ पे, ब्रेकिंग का काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है जस्ट। तो रिले लगाओगे, नेगेटिव सीक्वेंस रिले उसको बोला जाता है। कहानी क्लियर है? इंटरेस्टिंग है? फैक्ट है? मजा आ रहा है? ओके, अब देखो और चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो बेटा, अब इनमें कैलकुलेशन करने में पंगा हो जाता है। अब पंगा कैसे हो जाता है? इसमें दिक्कत है थोड़ी सी। क्या दिक्कत है? देखो, अरे भाई मैं ये चाहता था कि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। 3 फेज थे, तीनों को मैं अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता, 3 कैलकुलेशन करनी पड़ती। बस परेशानी सिर्फ इतनी सी ही तो थी ना। परेशानी क्या थी? परेशानी सिर्फ इतनी सी थी कि यार यहां पे मतलब वहां पे मैं तीनों फेज को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि किसी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हाँ, यहां मुझे पता है कि ये बैलेंस टाइप का है, ये बैलेंस टाइप का है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये थोड़े फेमिलियर है मेरे लिए। वो फेमिलियर बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहां दिक्कत हो गई है। अब क्या दिक्कत होगी है समझिए। मान लो पॉजिटिव सीक्वेंस को मैं 1 से दिखा देता हूं, है ना, IA1, IB1, IC1, है ना। इसको मैं 2 से दिखा देता हूं, I2, C2, B2। इसको 0 है तो इसको 0 से दिखा देता हूं, I0, B0, C0। तो सोचो आपने एक फेज को 3 पोर्शन में तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? देखो भाई, पहले तो सिर्फ एक ही फेज करंट थी, I ऑफ A, आपने तो 3 बना दी। I ऑफ A 0 भी आ गया, B0 भी आ गया, C0 भी आ गया। मतलब एक फेज को आपने ओके, A0 0 सीक्वेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक फेज को 3 में तोड़ दिया। पहले तो एक ही वेरिएबल था, यही कैलकुलेट करना था, अब तीनों करने पड़ेंगे। हाँ, मान लिया कि ये प्रिडिक्टेबल नहीं था, अनबैलेंस था, लेकिन एक की जगह 3 करने पड़ रहे ना, तो डिफिकल्टी तो बढ़ ही रही है। ओके, चलो और देख लेते हैं। भाई बी के साथ भी आपने यही किया। क्या किया? इसको 0 बनाया, इसको पॉजिटिव बनाया और इसको नेगेटिव भी बनाया। सी के साथ भी यही किया कि इसको 0 बनाया, इसको पॉजिटिव बनाया और इसको नेगेटिव भी बनाया। सबके साथ यही कर दिया आपने। सर पहले 3 ही थे, अब तो 9 हो गए, 3 6 9। सही बात है कि ये प्रिडिक्टेबल नहीं थे, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल तो ज्यादा हो गए ना। क्या करें? रिड्यूस कर लेते हैं। कैसे रिड्यूस कर लेते हैं? देखो, एक फैक्टर यूज में लेते हैं हम, दैट इज कॉल्ड योर ए। ये ए जो है ना, ये कुछ ऐसा है कि इसका मैग्नीट्यूड तो होता है 1, ये सिर्फ फेज डिफरेंस दिखाता है कितना, 120 डिग्री का। अगर आप इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप इसको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने बोला एक करंट है मेरे पास I ऑफ A, ठीक है ना। इस I ऑफ A को अगर मैं A से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा I ऑफ A, मैग्नीट्यूड वही, एंगल 120 डिग्री और आ जाएगा। समझ में आ गया? मतलब अगर आप इससे किसी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका एक ही है। ये सिर्फ फेज डिफरेंस दिखाता है कितना, 120 डिग्री का। ये ए क्या है? कुछ नहीं है बेटा, कैलकुलेशन करने के लिए कोई एक वेरिएबल मान लिया मैंने ए। जैसे आयोटा नहीं होता आपका, आयोटा क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 और एंगल 90 डिग्री, यही तो होता है। तो जैसे आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा से, तो ये क्या बन गया कि मैग्नीट्यूड तो 2 ही है, एंगल जुड़ गया 90 डिग्री। तो मतलब ये मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं डालता, एंगल ऐड कर देता है 90 डिग्री। सही बात है। ऐसा ए मैंने, क्योंकि यहाँ 120 का है ना, तो एक वेरिएबल ले आया ए जो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं डालेगा, एंगल जोड़ देगा कितना, 120 डिग्री। अब समझिए, अगर मैं इनको डिफरेंस दिखाऊं तो फर्क क्या है? बड़ा ही सिंपल है। देखो यहां पे I ऑफ A है, इससे इधर जाऊंगा तो 120 डिग्री लैग कर रहा है, इसके इधर जाऊंगा ये फिर 120 डिग्री क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। लेकिन इधर से इधर जाऊंगा तो मैं ये बोल सकता हूं इससे ये 120 डिग्री से लीड कर रहा है।
इससे इधर जाऊंगा तो बोलूंगा इससे ये 120 डिग्री से लीड कर रहा है। भाई एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो लीडिंग आता है, क्लॉकवाइज घूमते हैं तो लैगिंग आता है, सही बात है। तो मैं आई ऑफ सी को ये बोल सकता हूं ये इससे 120 डिग्री से लीड कर रहा है। तो इसको मैं ऐसे नहीं बोल सकता आई ऑफ सी को कि दिस इज योर ए टाइम्स ऑफ आई ऑफ A1, कि इसको अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये यहां से इसको 120 डिग्री से घुमा देगा। अब मैग्नीट्यूड तो बराबर है ही सही दोनों के, आई ऑफ सी का और आई ऑफ ए का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, सिर्फ फेज डिफरेंस है ना 120 का, यही है बेटा, यही है। तो इसको अगर आप ऐसे करोगे तो ये बन जाएगा। भाई देखो अगर आप जनरलाइज लिखो तो यही लिखते हो ना, एक को लिख के बता देता हूं। आई ऑफ A1 आप क्या लिखते हो कि मान लो मैग्नीट्यूड आई ऑफ M है एंगल 0 है। आई ऑफ B1 को लिखोगे तो क्या लिखोगे कि मैग्नीट्यूड आई ऑफ M है एंगल माइनस 120 डिग्री है। आई ऑफ C1 को लिखोगे तो क्या लिखोगे, यही लिखोगे ना, मैग्नीट्यूड आई ऑफ M है एंगल माइनस 240 है, 240 से लैग कर रहा है। या आप इसको ये भी बोल सकते हो आई ऑफ M है विद एंगल 120 डिग्री है, लैग कर रहा है। या इसको आप ये भी लिख सकते हो कि आई ऑफ M मैग्नीट्यूड है विद एंगल 240 है। अगर आप इधर से चलोगे तो ये लिखोगे माइनस 120 माइनस 240, अगर इधर से चलोगे तो प्लस 120 प्लस 240, ऐसे लिखोगे नहीं लिखोगे। अब ए से मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिल जाएगा, एक बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मिल जाएगा, सही बात है। तो आई ऑफ बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटू ए स्क्वायर आई A1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए आई1। बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? बड़ा सिंपल है, देखो क्लियर है, ओके। तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो ये ए टाइम्स आई1 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर टाइम्स आई ऑफ A1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से जरा यहां चलो, बताओ क्या होता है। ए बी फेज, देखो सीक्वेंस हमारा ये होता है एक्चुअल, है ना, इसमें कंफ्यूज मत आ जाना, ये होता है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, बैलेंस सिस्टम ये होता है, इसके अनुसार हम डिफाइन करते हैं। अब इसके अनुसार चलो, ए बी फेज में क्या होता है, क्या होता है, इसमें देखो यहां से ये लैग कर रहा है, यहां से ये है, तो ये कितना हो जाएगा, ए टाइम्स ऑफ आई A2, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई A2। यहां तो सब में 0 0 0 ही है, तो आप इन तीनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, फेज भी बराबर है, तो इसको इक्वल लिख सकते हो आई A0 के, इसको भी इक्वल लिख सकते हो आई A0 के। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, क्योंकि फेज है ही नहीं, तो ए से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। अब देखो क्या ये कुछ हेल्प करेगा क्या हमारी, जरा देख लेते हैं भाई हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, जरा चेकआउट करते हैं। देखो आई A0 ठीक है, इसको तो मैंने चेंज किया नहीं, प्लस आई A1 ठीक है, सबको ए के फॉर्म में ही लिखा है ना, ओके। तीन वेरिएबल आगे भाई, ओके आगे चलते हैं। आई B0 क्या लिख सकता हूं इसको, आई A0, परफेक्ट है। आई B1 को क्या लिख सकता हूं, कहां है आई B1, ये रहा, ए स्क्वायर आई A1 लिख सकता हूं। आई A2 कहां है, ये रहा, क्या लिख सकता हूं, ए टाइम्स ऑफ आई A2 लिख सकता हूं। सेम कंडीशन, आगे चलते हैं, इसको क्या लिख सकता हूं, आई A0, इसको क्या लिख सकता हूं, ए टाइम्स ऑफ आई A1, और इसको क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर आई A2। देख लो जरा, मैच कर लो, ठीक है ना। तो देखो यहां तीन ही वेरिएबल है, 1 2 3, आई A0 आई A1 आई A1, आई A0 आई A1 आई A2, यहां भी तीन ही थे, यहां भी तीन ही है। तो वेरिएबल जो 9 हुए ना, उसको मैंने 3 कर दिया वापस, तो नंबर ऑफ वेरिएबल भी नहीं पड़े, और ऐसे सिस्टम में मैंने ब्रेक डाउन कर दिया जिस सिस्टम से मैं थोड़ा सा नॉलेजेबल हूं, जिसको मैं थोड़ा सा जानता हूं, प्रिडिक्ट कर सकता हूं, तो कैलकुलेशन क्या हो गई, इजी हो गई। अब देखो आप इसको टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे, इधर आपके 3 वेरिएबल है,